सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जनवरी जनवरी 2025 में स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था, मुझे क्या मतलब सबको ऐसा ही लगता था कि उस टाइम सबसे पहले आरआरबी पीओ होगा। मतलब उस टाइम सबसे पहले आरआरबी के एग्ज़ाम होंगे और बाकी सारे एग्ज़ाम जैसे आईबीपीएस और आईबीपीएस क्लर्क बाद में होंगे। तो मैं जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरा मेन टारगेट हमेशा से आरआरबी पीओ ही था, जो कि मुझे हमेशा से यही चाहिए था, मतलब यही जॉब चाहिए थी आरआरबी पीओ की। लेकिन आईबीपीएस को ये अच्छा नहीं लगा, मतलब शायद उसका इस साल कुछ मन बदला हुआ था। मैं प्रिपरेशन करता गया। फिर जब मई आई थिंक मार्च अप्रैल या मई अप्रैल या मई में आकाश यादव सर की वीडियो आई थी। तो उसमें मुझे ये पता मतलब सबने फिर ये सब फिर ये कहने लगे कि अब आरआरबी बाद में होगा, क्योंकि इसमें मर्जर मर्जर चल रहा है वन स्टेट वन आरआरबी का। तो अब हमेशा आईबीपीएस पीओ पहले होगा। तो ये सुन के मुझे भी शौक लग गया, क्योंकि मैं तो हमेशा से आरआरबी को टारगेट कर रखा था और अचानक से आईबीपीएस आ गया। तो और मैं आरआरबी को टारगेट करने की वजह से मैंने इंग्लिश पे उतना अच्छे से ध्यान नहीं दिया था। उसकी वजह से ये हुआ कि जब आईबीपीएस पास आ गया तो मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचा प्रिपरेशन करने के लिए इंग्लिश का। बाकी मेरी क्वांट्स एंड रीजनिंग तो अच्छे से हो गई थी, मतलब मुझे बस इनके मॉक टेस्ट देने थे, तो उसमें मेरे स्कोर आ जा रहे थे। लेकिन मैं इंग्लिश को उतना अच्छे से ध्यान नहीं देता था। और ऊपर से ये हुआ कि जब नोटिफिकेशन आया आईबीपीएस पीओ का, तब सबने देखा कि पैटर्न भी चेंज हो गया है। और सबको फिर मैं और शॉक भी हो गया सब, क्योंकि ना मॉक टेस्ट वालों को पता था ना और किसी को पता था कि अब आईबीपीएस में स्कोरिंग कैसा करेगा। कोई किसी मॉक टेस्ट में 1.25 के स्कोर था, मतलब पर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स, और किसी में 2 मार्क के थे। और मेन तो क्वांट और रीजनिंग का वो था कि मतलब इंग्लिश में तो पर क्वेश्चन 1 मार्क्स था, लेकिन क्वांट और रीजनिंग में सबको डाउट हो रहा था कि 2 मार्क्स के आएंगे कि 1 मार्क का आएगा। तो ये सोच के अब मॉक्स वाले भी अब सोच नहीं पा रहे थे कि कैसा आएगा। तो कोई मॉक 1.25 वाले बना रहे थे, कोई मॉक 2 मार्क वाले बना रहे थे। और इसकी वजह से प्रैक्टिस भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट ईयर था प्रिपरेशन का। तो एक ये मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये किस्मत मेरी ख़राब थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया था ये पैटर्न भी। और जब मेरा एग्ज़ाम डे आया तब उस दिन मेरे साथ काफ़ी कुछ वो हुआ, काफ़ी कुछ सिचुएशन मेरे साथ हुई। जैसे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम पड़ा था आईपीएस पीओ का फर्स्ट डे जो कि शायद 23 अगस्त को था। हाँ, जो कि शायद 23 अगस्त, मतलब पक्का ही 23 अगस्त को था, यहाँ लिखा भी है। तो उस दिन ये हुआ कि मतलब मेरा सेंटर बहुत दूर दिया था, मतलब बहुत दूर नहीं, मतलब हमेशा मैंने तो उस टाइम पास का ही डाला था सेंटर, लेकिन मेरा सेंटर काफ़ी दूर आया था। जैसे मेरे घर से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर था। तो मुझे रात को ही निकलना पड़ा उसके लिए मेरे घर से ट्रेन से। तो रात को मैं जब निकला तो ट्रेन तो आजकल देखते हैं कि आप लोग भी कि बहुत लेट ही चलती है। तो लेट चलने की वजह से मैं रात को कम से कम 12 या 1 बजे निकला होऊंगा, और मेरी ट्रेन वहाँ मेरे डेस्टिनेशन में पहुँची थी सुबह के 6 बजे। तो इस चक्कर में मैं पूरे रात भर सो नहीं पाया। और फिर वही 2 घंटे बाद तो रिपोर्टिंग टाइम ही था 8 बजे। तो जैसे ही मैं एकदम एग्ज़ाम सेंटर में गया तो मेरे हैंड और मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, क्योंकि ये तो मेरा पहला एग्ज़ाम था। तो मैं वैसे ही नर्वस था पहले से। और फिर मुझे ये भी नहीं पता कि मार्किंग सिस्टम क्या होता था, मतलब मार्किंग सिस्टम होगा कैसा, 1.25 इक्वल मार्क्स के होंगे या फिर 1 मार्क के होंगे। और जब मैं प्रिपरेशन करता था तब मैं उस टाइम कुछ लोगों से बात करता था, तो बोलते थे कि को आईपीएस हैंड आउट दे देगा, ना सॉरी, कि आईपीएस हैंड आउट दे देगा, या फिर वो जब जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन बता देगा खुद ही। तो मुझे ये आइडिया था कि फिर जब हैंड आउट नहीं आया एग्ज़ाम के दिन तक, तो फिर जब मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम के दिन ही जब एग्ज़ाम दोगे तो उस टाइम जब इन्फॉर्मेशन आती है जब स्क्रीन पे, तो पता चल जाएगा। तो मैं तो इसमें था कि ठीक है, उस टाइम जब स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चंस, मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेगी, तब मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लूँगा कि मुझे 1 मार्क के अटैम्प्ट करने हैं पहले, या फिर 2 मार्क वाले क्वेश्चन, या फिर मुझे मतलब कैसे करना। क्योंकि जैसे आप क्वांट्स में तो समझते ही हैं कि जैसे जब मॉक में 0.5 मार्क का था तो उस टाइम लोग मतलब ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की तरफ नहीं जाते थे, डीआई की तरफ। जैसे मैं जब मॉक देता था तो उस टाइम 0.5 मार्क्स के जब मॉक टेस्ट नंबर देते थे सिंप्लीफिकेशन में, तो मैं सिंप्लीफिकेशन पहले स्किप करता था और मैं डीआई की तरफ जाता था, और मैं डीआई के क्वेश्चन बनाता, उसके बाद अरिथमेटिक, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन। और जिस मॉक में जिसमें सारे मार्क्स इक्वल थे 0.8 के, तब मैं उसमें पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर डीआई, फिर अरिथमेटिक, मैंने ऐसा पैटर्न बना रखा था। फिर और मैंने यही डिसाइड किया था कि मैं एग्जाम पे पहले जाऊँगा और पैटर्न पहले पता करूँगा कि कैसा है, 1 मार्क के हैं, 2 मार्क के हैं, या फिर सब इक्वल हैं। तो मैं तो यही सोच गया था। लेकिन और ऊपर से मैं था नर्वस, क्योंकि ये मेरा पहला अटैम्प्ट था, फर्स्ट ईयर था, और फर्स्ट एग्ज़ाम था ईयर का। और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मेरा फर्स्ट एग्जाम आईबीपीएस पीओ आएगा। मैं या तो आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन में था, या फिर जब साल स्टार्ट हुआ था 2025 में, तो आपने एक नोटिफिकेशन याद होगा बीओबी असिस्टेंट पियोन का, तो मैंने वो फिल कर दिया था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था एग्जाम का। लेकिन वो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। तो मतलब वो मेरा वो पैसे भी गए, मतलब गए नहीं, वो एग्ज़ाम तो होगा ही आगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो लेना था मुझे आईबीपीएस मतलब एग्ज़ाम के पहले का, वो मैं ले नहीं पाया। और आरआरबी पीओ हुआ ही नहीं, और आ गया मेरे सर पे आईपीएस पीओ सीधा। तो मेरे मॉक में तो ऐसे अच्छे खासे मार्क्स आते थे, मतलब 56, कभी 60, और कभी 48 या 49 ऐसे मार्क्स आते थे। तो
उस हिसाब से मैं तो प्रिपेयर था। मतलब मैं जब एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जा रहा था तो मैं नर्वस तो था ही, लेकिन मुझे अंदर अंदर ये पता था कि मैंने मेहनत तो की है, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर में एंटर करता हूँ, उसके बाद तो मतलब मुझे प्रोसीजर तो पता नहीं था कि पहले रोल नंबर देखते हैं। तो मैं लैब के मतलब जैसे ही मैं सेंटर के अंदर गया तो वहाँ पे जो रहते हैं गार्ड वो या फिर सर लोग वो मुझसे पूछे कि लैब नंबर क्या है। तो मतलब मैंने देखा नहीं था। फिर मैं बाहर आया, लैब नंबर देखा, अपना वापस एंट्री ली। फिर जब मैं गया अपने लैब में तो लैब में वहाँ पे उन्होंने मुझे वो पहले तो उन्होंने मेरा एडमिट कार्ड और वो देखा, जो मैं डॉक्यूमेंट लेके था साथ में, वेरिफिकेशन हुआ। मतलब मेरे हाथ पर फिर भी काफ़ी रहे थे उस टाइम तक। फिर उन्होंने मुझे अपनी सीट अलॉट की, जाओ वहाँ जाके बैठ जाओ। मैं बैठ गया और फिर कुछ टाइम तक मेरी स्क्रीन ब्लैंक थी। मैं कुछ छू नहीं रहा था। वैसे आपको माउस जैसे थोड़ा पुश करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है माउस को कि स्क्रीन आए। तो मतलब मैंने कुछ किया नहीं था, मैं आराम से बैठा हुआ था। तो मैंने देखा कि मेरे बगल वाले की स्क्रीन आ गई है। तो मैंने फिर मेरे बगल वाले से पूछा कि क्या करना है। तो फिर उसने मुझे डायरेक्ट किया कि ऐसे ऐसे करो तो आ जाएगा। फिर मैंने वो किया, फिर मेरा स्क्रीन आया और उसमें मेरा फोटो आया। तो मुझे थोड़ा चैन आया कि हाँ मैं सही जगह बैठा हूँ। उसके बाद तो मतलब आपको तो 1 घंटा बैठना ही पड़ता है, 1 आवर। आपको तो 1 आवर बैठना पड़ता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। फिर वो लोग आपका वेरिफिकेशन वो सब करते हैं। मैं 1 आवर बैठा रहा, मुझे पता नहीं था एग्ज़ाम स्टार्ट कब होगा। फिर जैसे वहाँ देखते हैं आप नीचे टाइमर चलते रहता है पासवर्ड डालने के बाद। तो फिर जैसे टाइमर खत्म हुआ वहाँ से इन्विजिलेटर बोलने लगे पासवर्ड डालो। तो मैंने फटाफट पासवर्ड डाला, लॉगिन किया और मैं लॉगिन दबाया जा रहा था। हुआ नहीं तो मैं फिर और टेंशन में आ गया। फिर मैंने अपने बगल वाले से पूछा तो उसने बताया कि रुक जाओ फिर वापस आएगा। तब तक हाँ, फिर जैसे ही वो लॉगिन का बटन आया मैंने लॉगिन किया। फिर आया इन्फॉर्मेशन जिसका मुझे इंतजार था शुरू से कि ताकि मैं स्ट्रैटेजी बना सकूँ। और जैसे इन्फॉर्मेशन आया मैं पढ़ने लगा। लेकिन मैं फिर क्या देखता हूँ कि कहीं पे कुछ मेंशन ही नहीं है। कुछ मेंशन था ही नहीं कि 1 मार्क के हैं, 1.25 या 2 मार्क के हैं। और मैं करने लगा वहीं से। और मैं वहीं से क्या करने लगा, पैनिक। मेरा पैनिक यहीं पे स्टार्ट हो गया कि मैं जो सोच के आया था वो मेरे साथ हुआ ही नहीं। ना मुझे ये पता चला कि कितने मार्क का मतलब कितना कैसा मार्किंग होगा, और ना मैं अपनी फिर स्ट्रैटेजी बिल्ड कर पाया। फिर मैंने अपने बगल वाले से पूछा कि आपको पता है, तो उसने बोला नहीं, फिर मुझे भी नहीं पता है। मतलब वो मेरे बगल वाले का पहले से मतलब उसको 1 या 2 ईयर का एक्सपीरियंस था, तो वो उतना टेंस नहीं था। लेकिन मेरा फर्स्ट था और मेरा पहला ही एग्जाम था साल का, और मेरा अटैम्प्ट भी पहले ही था वो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं तो मैं क्या करूँ। तो फिर जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ तो मेरा सबसे पहले खुला रीजनिंग। तो रीजनिंग में तो चलो पजल बनानी थी वैसे भी, चाहे वो 1 मार्क की होती है 2 मार्क की। तो मैंने पजल बनाना स्टार्ट की। जैसे ही पजल मैंने स्टार्ट की तो मेरे शायद 2 या 3 पजल स्मूथली बन गए। मतलब मैंने वो जो इंटरफेस होता है एग्जाम का वो थोड़ा अलग था मॉक टेस्ट से, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी एडजस्ट करने में, क्योंकि मैं बस मॉक देता था। तो जैसे गाइडली का अलग है, वो भी का अलग है, टेक्स्ट बुक का अलग है, सबका इंटरफेस अलग है। और जैसा एग्जाम का इंटरफेस था वैसा किसी का नहीं होता है। तो मतलब मुझे थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग गया उससे। और उसी में थोड़ा पजल मैं देख के मतलब बना रहा था। मतलब मेरे से बन जा रही थी एक पजल कम से कम, कोई 4 मिनट में बनी, कोई 5 मिनट में बनी। तो वैसे मेरी 2 या 3 पजल बनी थी स्मूथली। लेकिन फिर हुआ कि शायद 2 बनी थी, मतलब जितनी बनी थी अब मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन फिर हुआ कि एक पजल आई, वो थी फ्लोर बेस। और सबसे बड़ी गलती मैंने यही की कि मैंने इसको उठाया। इसको उठाने के बाद मुझे पता चला मेरी 3 पॉसिबिलिटी बनी थी, और तीनों में से मतलब मैं कुछ मतलब हड़बड़ा रहा था या फिर कुछ गलती कर रहा था कि मेरा एक कंडीशन नहीं आ रहा था। तो और फिर यहाँ से मुझे होने लगा पैनिक कि क्या हो गया। और फिर जब मैंने टाइम देखा तो मेरे पास बचे थे बस 4 मिनट, और मेरे हुए थे 18 क्वेश्चंस। और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया कि अब क्या करूँ। तो मैंने फटाफट वो पजल स्किप की और फिर मैं सीधा गया सिलॉक्स और इनइक्वालिटी के पास। वहाँ से मैंने 6 क्वेश्चंस किए। तब फिर मैं और किया, और मैं जब लास्ट में गया तो मुझे दिखा कि एक अनसर्टेन पजल थी, अनसर्टेन पर्सन वाली। और फिर मुझे इतना रिग्रेट हुआ खुद पे कि मैंने ये क्या कर दिया। अगर मैं फ्लोर की जगह ये अनसर्टेन उठाता तो मतलब मेरे अच्छे खासे अटैम्प्ट हो जाते, लेकिन मैं मिस कर दिया। और फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा वहीं पर रिग्रेट होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद हुआ कि उसके बाद क्वांट आया और क्वांट में मुझे यही नहीं, शायद उतना नहीं। उसके बाद इंग्लिश आया। इंग्लिश में हुआ कि मैं जब पैरा पढ़ा तो मैंने पैरा पढ़ लिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके में 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन तो गलत थे, 5वां सही था, लेकिन 5वां कहीं भी उस पैरा में मेंशन नहीं था। और फिर मैं वही 5वां ऑप्शन ढूंढ रहा था कि कहाँ लिखा है। और इसी के चक्कर में मेरे पूरे 8 से 10 मिनट चले गए। और फिर जैसे ही मैंने क्लॉक की तरफ देखा जहाँ पे टाइमर चलता है, तो बस मेरे पास 10 मिनट रिमेनिंग थे। और मैं वहाँ से इतना ज़्यादा पैनिक किया कि मैंने अपनी एक्यूरेसी भूल ही गई। ये एक्यूरेसी भी कोई चीज़ होती है। मैं मार्क करते गया और 27 किए या फिर 26 किए थे। और मतलब मैं ये भूल गया कि मुझे एक्यूरेसी भी ध्यान रखनी थी। तो इंग्लिश में तो मैं पूरा पैनिक करने में ही ख़त्म कर दिया। फिर इंग्लिश में मतलब बिना एक्यूरेसी का ध्यान दिए ना कुछ किए मैं 26 कर दिया कैसे भी, क्योंकि 10 मिनट ही रिमेनिंग थे, मैं कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसके बाद आया क्वांट सेक्शन। क्वांट्स में तो सबसे पहले बात कि मुझे आइडिया नहीं था कि पर क्वेश्चन इक्वल मार्क्स है या DI 2 मार्क्स की है या फिर ये स्पीड मैथ 0.5 मार्क की है। तो अब मैं क्वांट्स में इस दिक्कत में था कि मैं अटैम्प्ट क्या करूँ, पहले स्पीड मैथ करूँ या फिर पहले DI करूँ। तो मैं सबसे पहले गया DI के पास। DI में मैंने एक DI बनाई थी जो कि बार ग्राफ वाली थी, या फिर
मतलब था बारी जैसा था वो, और फिर दूसरी थी एक केसलेट। केसलेट में मैंने सारा डाटा निकाल लिया था, लास्ट में मैंने एक डाटा गलत लिख लिया और उसकी वजह से मेरे उसमें 3 मिनट चले गए। और लास्ट में मुझे वो डाटा मिला तो मैंने उस डाटा को सही किया और वो डी आई कंप्लीट की केसलेट। फिर उसके बाद मैंने फटाफट सिंप्लीफिकेशन किए, और सिंप्लीफिकेशन मुझे पता नहीं वहाँ पे क्यों लगा कि मॉक से काफ़ी ज़्यादा ईजी थे, क्योंकि वो कुछ तो मेरे मतलब वो मैंने मन में बना लिए, और कुछ के लिए मुझे कुछ थोड़ा सा लिखना पड़ा। फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मैंने फटाफट की इनइक्वालिटी, और फिर इतना करके मैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर ही रहा था कि मेरा टाइम हो गया ख़त्म। तो फिर ओवरऑल मैंने अटेम्प्ट किए थे शायद 68 to 70 मार्क्स के। तो मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये अच्छा अटेम्प्ट है, लेकिन फिर ये बाद में रियलाइज़ हुआ बाहर निकलने के बाद ये ठीक ठाक अटेम्प्ट है, मतलब एक डिसेंट अटेम्प्ट है। तो मैं फिर मतलब इंग्लिश की एक्यूरेसी थी नहीं, मैं ये बात को भूल ही गया था। मैं रीजनिंग और फॉन्ट्स के चलते ही सोच रहा था कि ठीक है अच्छे खासे अटेम्प्ट हो गए हैं। फिर मुझे बाहर जाके पता चला कि इक्वल मार्क्स के थे सारे क्वेश्चन, और फिर मुझे वहाँ दूसरा डिग्रेड हुआ, सेकंड डिग्रेड। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने क्वांट में मैंने सिंप्लीफिकेशन और ये स्पीड में जल्दी किए होते स्टार्टिंग में, तो मैं क्वांट में और अटेम्प्ट कर पाता अच्छे से, लेकिन क्वांट में मुझे इसी बात का रिग्रेट हुआ। फिर आई इसकी बारी। जब रिज़ल्ट आया तो मैं देखता हूँ कि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, और मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। मतलब मैं उस टाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ कि इतने अटेम्प्ट करने के बाद मेरा नहीं हुआ। और नहले पे डाला ये था कि जिस दिन रिजल्ट आया, अब अभी बस पता नहीं क्या आदत बन गई है, वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिजल्ट निकालता है आजकल। तो जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन था मेरा SBI क्लर्क का एग्ज़ाम, वही प्री का। और IBPS में मेरा था, IBPS नहीं वैसे गलती तो मेरी थी इसमें, मतलब कुछ किस्मत की थी कुछ मेरी थी। हाँ, तो IBPS क्लर्क प्री का था और मेरा पूरा मनोबल टूट चुका था, कॉन्फिडेंस में मैं पूरा ब्रेक हो चुका था। और उसी अगले दिन मुझे SBI का एग्ज़ाम देने जाना था, और मैं जैसे एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब मैं मतलब कैसे नहीं हुआ मेरा। फिर SBI तो मैंने अच्छे से दे दिया। उसका स्कोर कार्ड मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा दूंगा, आप देख सकते हैं, कमेंट पिन कर दूंगा, उसका स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। वो तो मेरा SBI हो गया था फिर। लेकिन जितना दिन ये मेरा PO का जब तक स्कोर कार्ड नहीं आया तब तक मैं काफ़ी टेंस था कि मेरा क्यों नहीं हुआ, काफ़ी दुखी भी था। फिर स्कोर कार्ड आया तो जैसे ये स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं, जैसे तो मैंने आपको बताया कि रीजनिंग में मैंने किए थे 24 अटैम्प्ट थे इक्वल मार्क्स के, तो मेरा कुछ शायद रॉन्ग हुआ होगा, तो मेरे आए इसमें 25.14। तो ये तो ठीक थे मेरे हिसाब से, मतलब रीजनिंग मैंने अच्छी की थी। इंग्लिश में असली खेल हुआ, इंग्लिश में मैंने किए थे 27 अटैम्प्ट और मेरा इसमें स्कोर आया 8.75। ये देख के मुझे इतना गंदा लगा कि मेरी इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। तो मतलब ये देख के मुझे काफ़ी बुरा लगा कि मेरी इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ की वजह से मेरा नहीं हुआ। और फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि ये क्या हो गया है। उसके बाद मैंने क्वांट्स में किए थे 18 और मेरा स्कोर आया 16, जो कि ये भी अच्छा ही था, क्योंकि मेरे जो जितने भी कलीग्स थे, मैं कलीग बोला सॉरी फ्रेंड्स थे जिनसे मैं बात करता था, उनके स्कोर थे क्वांट्स में 14, 13, 12 ऐसे थे। तो मुझे काफ़ी देख के अपना स्कोर अच्छा लगा, और रीजनिंग का भी मेरे हिसाब से ठीक ही था। इंग्लिश में अगर मैं थोड़ा वहाँ पे पैनिक नहीं करता और एक्यूरेसी पे ध्यान देता तो शायद आज मैं IBPS PO मेंस दे दिया रहता। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने IBPS PO मेंस के लिए इतनी अच्छी सी प्रिपरेशन की थी, मतलब जब मैं प्री का एग्ज़ाम देके आया था, मैं प्री के बाद क्या हर दूसरे ही दिन से मैं IBPS PO मेंस के मॉक देने लग गया था। स्टार्टिंग मेरे मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद मेरे मार्क्स आने लगे, मेंस से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। लेकिन जब स्कोर आया तो मैं पूरा शैटर हो गया कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने भी अपने आप को संभाला और अपने सारे एग्जाम अच्छे से दिए जितने आगे थे, जैसे IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, RRB क्लर्क, ये चारों। और इन चारों में से मेरा RRB PO मैंने तीनों के मेन से दी, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB PO क्लर्क। आप उन सबका स्कोर कार्ड मेरे चैनल पर देख सकते हैं पहले ही, और मैंने मेंस का एनालिसिस भी शेयर किया है। अब बस इस ईयर का लास्ट एग्जाम बचा है जो कि RRB क्लर्क, उसका भी प्री मैं श्योर हूँ कि हो जाएगा। तो इतना ही था कि मैंने भले मिस्टेक की अपने स्टार्टिंग के फेज़ में, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मतलब हाँ तो वही, मतलब वो अभी सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे जाके तो वो तो हो जाएगा मेरे, मतलब मैं इतना श्योर हूँ कि इस ईयर तो मतलब मैंने इस ईयर में काफ़ी मिस्टेक्स की हैं, जैसे GA की, इंग्लिश की और काफ़ी कुछ की, लेकिन आगे जाके मैं ये सब ठीक कर दूंगा। मतलब इस ईयर मैं पूरी मेहनत करूँगा सिलेक्शन लेने की। तो ठीक है, ये सब मेरी मिस्टेक, ये थी मेरी पहले फर्स्ट एग्ज़ाम की कहानी और मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड कि मेरा क्यों नहीं हुआ। और ठीक है, तो आप सब मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।